हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अभी दोनों एक दूसरे की नज़रों में खोए अपनी सांसों को संभाल ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी नज़रें मानो उस इंसान का कत्ल ही कर देंगी जिसने उसके रोमांस में खलल डाला था। जागृति वहां से क्लोजेट अलमारी की तरफ चली गई और अभिनव बालों में हाथ फेरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। जागृति क्लोजेट के दरवाजे से टिककर बस शर्माए जा रही थी। उसका चेहरा सुर्ख गुलाबी हो गया था। अभिनव ने दरवाज़ा खोला तो सामने ईशानी जी और ब्रिजेश जी खड़े थे। वे लोग जा रहे थे, इसलिए जागृति से मिलने आए थे। अभिनव ने उन्हें अंदर बुलाया और बताया कि जुगनू जागृति अभी कपड़े बदल रही है। जागृति भी तैयार होकर कमरे में आई और अपने माता पिता को देख उनके पास गई। दोनों ने उसे गले लगाया और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे चले गए। इसके बाद अभिनव भी ऑफिस के लिए निकल गया और पीयूष भी उसके साथ ही था। ऑफिस पहुंचकर मीटिंग्स अटेंड करने के बाद उन्होंने बाकी काम असिस्टेंट को सौंप दिया और अभिनव के विला के लिए निकल पड़े, क्योंकि वे केस से जुड़ी बातें अब घर पर नहीं कर सकते थे। पीयूष ने शोभित और रोहित को लोकेशन भेजकर उन्हें वहीं मिलने को कहा था। अभिनव और पीयूष विला पहुंचे। अभिनव वहां के हॉन्टेड रूम, खौफनाक कमरे में गया जो बेसमेंट में स्थित था। ये कमरा दिखने में सामान्य था, पर बेसमेंट में होने के कारण यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। लेकिन जो चीज़ इस कमरे को हॉन्टेड बनाती थी वह था लोगों का डर। इस कमरे को टॉर्चर यातना देने के लिए बनाया गया था। हर इंसान का कोई ना कोई डर होता है और उन सभी डरों का इंतजाम यहाँ था। यहाँ लोगों को उनके डर से डराकर ही प्रताड़ित किया जाता था। अभिनव ने उन गार्ड्स की हालत देखी जो बहुत बुरी हो चुकी थी। उसने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया और आइंदा ऐसी गलती न करने की चेतावनी दी। अगर उन गार्ड्स की जगह कोई मामूली गार्ड्स होते तो अभिनव ने उन्हें नौकरी से निकालकर अधमरी हालत में कहीं फिंकवा दिया होता। पर ये अभिनव की सबसे भरोसेमंद टीम थी और इन्हें ट्रेनिंग भी खुद अभिनव ने दी थी। जांच के दौरान अभिनव को पता चला कि इस मामले में गार्ड्स की कोई गलती नहीं थी, वे बस अपना काम कर रहे थे। गोली चलाने वाला व्यक्ति बहुत रहस्यमय था। वह गोली असल में जागृति के लिए चलाई गई थी, पर वह बच गई और वह हमलावर मारा गया। आज सुबह ही पीयूष से पता चला कि गोली वहां के एक स्थानीय आदमी के हाथों चली थी, लेकिन उसे हिप्नोटाइज्ड सम्मोहित किया गया था। उस आदमी का पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे उस वक्त का कुछ याद ही नहीं है। यहाँ तक कि उसे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाया गया, पर उसके मस्तिष्क में उस समय की कोई याद नहीं थी। उसे बस इतना याद है कि एक काले मास्क वाला आदमी उससे टकराया था, उसके बाद सब धुंधला है। अभिनव ये बातें सोचते हुए बेसमेंट से बाहर आ गया। तब तक शोभित और रोहित भी पहुंच चुके थे। शोभित ने बताया कि ऑफिसर ब्लैक आ चुकी हैं और उन्हें लोकेशन भेज दी गई है। वे लोग उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को देख रहे थे जो सामान कल मैसूर में मिला था। थोड़ी देर बाद काले कपड़ों में लिपटी, सिर पर हेलमेट, हाथों में ग्लव्स और पैरों में बूट पहने एक आकृति वहां आई। जब अभिनव, पीयूष और शोभित किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो एवरीवन, आई एम ऑफिसर ब्लैक। उसने अपना हेलमेट उतारा और ग्लव्स निकालने लगी। जैसे ही वह मुड़ी, सब दंग रह गए। सामने माही खड़ी थी। पीयूष चौंककर बोला, माही तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? इस विला के बारे में तो सिर्फ मुझे और अभिनव को पता है। तभी पीछे से शोभित बोला, सर, यही ऑफिसर ब्लैक हैं, पर मुझे लगता है आप लोग इन्हें पहले से जानते हैं। अभिनव भी माही को सवालिया नज़रों से देख रहा था कि उसे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। माही ने मासूम सा चेहरा बनाकर अभिनव की तरफ देखा। शोभित और रोहित समझ नहीं पा रहे थे कि माजरा क्या है। माही बोली, भाई, आई एम सॉरी, पर अगर मैं आपको बताती कि मुझे सीआईडी में काम करना है, तो आप कभी राजी नहीं होते। वैसे भी आपने ही तो हमें मैरी कॉम बनाया था। जब सब बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब आप हमें सेल्फ डिफेंस के नाम पर इतनी कड़ी ट्रेनिंग देते थे। अब आप ही बताइए, मैं इतनी ट्रेनिंग का अचार तो डालती।
नहीं, सोचा किसी का भला ही हो जाए। अभिनव ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारे इस सो कॉल्ड सीक्रेट में और कौन कौन शामिल है? ज्यादा कोई नहीं, बस जागृति को पता है। उसी के बहाने मैं मिशन पर जाया करती थी और वो मुझे कवर दिया करती थी। भाई, मम्मी पापा को मत बताना, वरना माँ तो ये नौकरी छुड़वा कर ही मानेंगी। अभिनव और पीयूष को तो बड़ा झटका लगा ही था, पर माही को अभिनव को भाई कहते सुन शोभित और रोहित के होश उड़ गए। रोहित बोला, यानी आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? तुम अभिनव शेखावत की बहन हो, तो यह आज तक हमें क्यों नहीं बताया? माही बोली, हम ये बाद में साफ करेंगे, अभी मुझे मेरे भाई और इस गधे पीयूष से बात करने दो। अब सवाल करने की बारी माही की थी। वे सब सोफे पर बैठ गए और उनके सामने माही बैठी। माही ने बोलना शुरू किया, भाई, ये सब क्या चल रहा है? आपने घर वालों को नहीं बताया, समझ आता है। जागृति को नहीं बताया, ये भी समझ आता है। पर मुझे भी नहीं बताया। मैं जान सकती हूँ क्यों? पीयूष बोला, माही, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम नहीं चाहते थे कि तुम लोग परेशान हो। माही तंज कसते हुए बोली, अच्छा, हमारे परेशान होने की इतनी ही फिक्र थी तो कम से कम मुझे तो बता देते। पर ये बताओ कि यह चक्कर क्या है, पंडित जी, वह फोटो, डार्क मैजिशियन, काला जादूगर और यह सब? क्या आप मुझे बताओगे कि यह कब शुरू हुआ और यह इतने पुराने केस से कैसे जुड़ा है? पीयूष ने एक एक करके माही को सब कुछ विस्तार से बताया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने जागृति पर हमला करने वाले हमलावर को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस हमलावर ने बताया था कि कोई ना कोई जागृति को मार ही डालेगा, पर इससे पहले कि वे उससे कुछ और उगलवा पाते, उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब उस इंसान के ठिकाने का पता चला, तो वे वहां जांच करने गए। लेकिन वहां उस हमलावर से जुड़ा तो कुछ नहीं मिला, पर एक नया ही केस खुल गया। उन्होंने उस जगह की तस्वीरें ली और जब इस बारे में पड़ताल की, तो पता चला कि यह सब ब्लैक मैजिक, काले जादू से संबंधित है। पीयूष ने आगे बताया, फिर हम अपने कुलदेवता के मंदिर गए और वहां पंडित जी से बात की। तब हमें वहां पुराने पंडित जी का छोड़ा हुआ एक खत मिला। उसे पढ़ने के बाद ये तो समझ आ गया कि यह कोई मामूली क्रिया नहीं है। कुछ बातें पंडित जी ने बताईं और कुछ हमें उस खत से पता चली। और जब हमने केस की इन्वेस्टिगेशन, जांच शुरू की, तो उनके बताए अनुसार एक एक करके सारी चीजें मिलने लगीं। ये सब आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि बाकी तो तुम्हें हमसे भी ज्यादा अच्छे से पता ही है। सभी एक बार फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट देख रहे थे। उन छोटी छोटी गुड़ियों में खून और बालों के नमूने सैंपल्स मिले थे। उन्होंने सभी गुड़ियों से मिले खून को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था ताकि पता चल सके कि यह किसका है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। अब वे उस घर के लिए निकल पड़े जहां अभिनव और पीयूष ने तस्वीरें ली थीं। सभी कार में बैठे। इस बार अभिनव ड्राइव करने वाला था, इसलिए पीयूष पीछे की सीट पर माही के पास बैठ गया और शोभित आगे की सीट पर। पूरे रास्ते पीयूष और माही बातें करते रहे, जहां पीयूष ने माही के अब तक के केसों के बारे में बहुत सी बातें पूछीं। उनकी बातों के बीच थोड़ी नोक-झोंक भी हो रही थी। रोहित, जो उनके बगल में बैठा था, माही को पीयूष के साथ बच्चों की तरह लड़ते, बातें करते और हंसते देख रहा था। उसे पीयूष से थोड़ी जलन महसूस हो रही थी क्योंकि उसने माही का ये रूप पहली बार देखा था, वरना ड्यूटी पर वह अक्सर बहुत गंभीर और अपने काम से काम रखने वाली ऑफिसर थी। बातों बातों में वे वहां पहुंच गए और सभी कार से बाहर आए। इस बार उन्होंने गेट पर लगा ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। गार्डन से होते हुए वे मुख्य द्वार तक पहुंचे, पर वहां पासवर्ड लॉक लगा था, इसलिए उन्हें खिड़की के रास्ते ही अंदर जाना पड़ा। अंदर पहुंचकर सबने छानबीन शुरू की। वे उस कमरे में भी गए जहां तस्वीरें ली गई थीं। दिन के उजाले में भी वह कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। सबने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। शोभित अपने साथ एक बड़ा टॉर्च लाया था, उसने उसे भी ऑन कर लिया, जिससे कमरे में काफी रोशनी हो गई। सबने दस्ताने, ग्लव्स पहने और वहां से सबूत इकट्ठा करने लगे। पूरी छानबीन के बाद वे वहां से निकलकर विला पहुंचे। आज जो भी सामान मिला था, शोभित और रोहित उसे लेकर लैब टेस्ट के लिए निकल गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर सुची को सारा सामान सौंपा और डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछा। वहां उन्हें एक बहुत चौंकाने वाली बात मालूम हुई, गुड़ियों में अलग अलग लोगों के ब्लड सैंपल मिले थे। डॉक्टर सुची ने बताया, एक सैंपल तो आपके दिए गए लोगों की रिपोर्ट से मिल रहा है, पर बाकी 7 अलग अलग लोगों का खून है। इसकी पूरी रिपोर्ट उन्हें कल मिल जाएगी। उन्होंने डॉक्टर सुची को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने काम को प्राथमिकता देते हुए उसे इतनी जल्दी पूरा कर दिया था। इसके बाद वे वहां से निकल गए। शाम हो चुकी थी। दोनों एक चाय की टपरी पर गए और चाय सिगरेट पीते हुए खुद को रिलैक्स किया। उसके बाद वे अपने अपने घर के लिए निकल गए। इधर पीयूष और अभिनव ऑफिस चले गए थे, वहीं मही अपनी बाइक से घर आ गई थी। पीयूष भी रात के 8 बजे तक घर लौट आया। सबने साथ मिलकर डिनर किया और फिर अपने अपने कमरों की ओर चले गए। थैंक्स फॉर लिसनिंग क्यूटीज। बाय बाय क्यूटी।